नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी जिले के 3 विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आम सभाओं को संबोधित किया। शिवपुरी जिले के माधा चौक चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवपुरी का विकास जो भाजपा ने किया है वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मैं यशोधरा राजे सिंधिया को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमेशा मेरे साथ मिलकर शिवपुरी का विकास किया और यहां विकास कार्य की एक लंबी सूची है। शिवपुरी का विकास और जनता की सेवा उसी के अनुसार करूंगा। पेयजल की व्यवस्था सिंध की पाइपलाइन से बार बार गड़बड़ होती है, शहर के लोगों को परेशानी होती है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि नियमित पेयजल की सप्लाई हो। हमारे भलारी माता का मंदिर जो हमारे जिले की आस्था का केंद्र है, फॉरेस्ट वाले बार बार व्यवधान उत्पन्न करते हैं। मैं प्रयत्न करूंगा कि हर हालत में हमारे लिए रास्ता दिया जाए भलारी माता मंदिर के लिए। मेरे सरकार के विस्थापितों को जो बाकी मुआवजा के लिए रह रहे हैं उनके लिए मुआवजा मैं दिलवाऊंगा और मैं अपनी तरफ से प्रत्येक गांव में हर 3 महीने में जाऊंगा। शिवपुरी नगर के वार्डों में हर 1 महीने में खुद भ्रमण करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मन वचन कर्म से ये सिद्ध कर दूंगा कि आप मेरे मरने के बाद भी कह सकें कि देवेंद्र जैन जैसा भला और ईमानदार और काम करने वाला कोई विधायक पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस अलग बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असली टिप्पणियां करते हैं। अमर्यादित बात ने की माताओं के बारे में, बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में। नीतीश कुमार 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। ये देश मां, बहन और बेटी का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। एक द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था और एक वंश का विनाश हो गया था। जिनने बहन और बेटियों का अपमान किया है उनको हिंदुस्तान की जनता किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। लेकिन कांग्रेस बेशर्मी के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है। इस घटना की आलोचना तक नहीं की। मैडम सोनिया गांधी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में बयान दिया है, आपका क्या कहना उस बारे में? वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 साल और के 40% से ज्यादा दिव्यांग वाले लोगों ने पहली बार अपने घर से मताधिकार का प्रयोग किया। दतिया जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत कुल 990 मतदाताओं में से 950 मतदाताओं ने घर से मतदान किया, जिसमें पहले दिन यानी बुधवार को 943 मतदाताओं ने, जबकि दूसरे दिन 7 मतदाताओं ने मतदान किया। सेवड़ा में 229, भांडेर में 463 और दतिया में 251 मतदाताओं ने मतदान किया। दूसरे दिन गुरुवार को सेवड़ा में 2, भांडेर में 3, दतिया में 2 मतदाताओं ने घर से ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वालों को, पूरे जिले दतिया को मेरा संदेश है कि निर्भीक होकर मतदान करें। हमने पूरे इंतजामात किए हैं। कल तो हमने घर घर जाके भी वोट डलाए जो अशक्त लोग थे या 80 वर्ष से ऊपर के लोग थे, और उसमें करीब आप मानिए कि 95% लोगों ने वोट डाले, जो स्वतः ये बता रहा है कि इस समय निर्भीक होकर मतदान करने का समय आ गया है। वहीं नागदा में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नागदा पुलिस और गुजरात से आई फोर्स ने गुरुवार के शाम नागदा और ग्राम हिरडी और बोरखेड़ा में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला, जो नागदा मंडी थाने से शुरू होकर नगर के अलग अलग मार्गों से गुजरा।
वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही प्रत्याशियों के समर्थन में स्टार प्रचारकों का जनसंपर्क लगातार जारी है। इसी कड़ी में शिवपुरी जिले के सबसे हॉट सीट माने जाने वाली पिछोर विधानसभा से सपा प्रत्याशी राजीव यादव के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने पिछोर के यादव वोटरों को लुभाने खनियाधान के सभागार मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सांसद डिम्पल यादव ने पिछोर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव यादव के लिए वोट मांगे और मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा, लेकिन जो विकास, जो खुशहाली हमें यहाँ देखनी चाहिए थी वो यहाँ देखने को नहीं मिली है। यह प्रदेश आज भी जातियों के आधार पर तिरस्कार वाला प्रदेश बना है। लगातार यहाँ पे पिछड़ों पे और दलितों पे अत्याचार होते रहे हैं और सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि इस तरह के अपराधों को रोक लगाने की कोशिश करे। 75 सालों में जो प्रदेश का विकास शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होना चाहिए था, जो मूल सुविधाएं आप सबको मिलनी चाहिए थी, जो महिला सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वह इस प्रदेश में नहीं हो पा। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में दीपावली की भाई दूज के मौके पर 3 दिवसीय रत्नगढ़ वाली माता लखी मेला की तैयारियां दतिया प्रशासन ने पूरी कर ली है। इस बार यहां 14 से 15 नवंबर को करीब 20 से 25 लाख के लोगों के पहुंचने की संभावना है। दतिया जिला प्रशासन ने रत्नागढ़ माता मंदिर पर पहुंचने वाले मार्गों को सड़क, बिजली व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग सहित दूसरी सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस रखा है। पार्किंग स्थल से पैदल रत्नागढ़ माता मंदिर जाने के लिए 4 लाइनों के स्टेप बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु बारी बारी से माता के दर्शन कर सकेंगे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रत्नागढ़ माता का मेला, जो भाई दूज मेला के नाम से जाना जाता है, 14-15 नवंबर को आयोजित होगा। इसकी जो सब तैयारियां पहले से होती रही वो हमने पूरी कर ली हैं। रत्नागढ़ वाली आने वाली सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य हुआ है। पेयजल की व्यवस्था वहाँ ठीक की गई है। बिजली का आपूर्ति लगातार बनी रहे यह सुनिश्चित किया गया है। चूँकि ये मेला 2-3 जिलों को प्रभावित करता है, दतिया के अलावा ग्वालियर और भिंड भी इससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो पार्किंग हमारे यहाँ होनी है वो उनकी तैयारी हमने कर ली है और ग्वालियर जिले में भी इसकी तैयारियाँ लगभग पूरी होने को हैं। पूरे मेले को 4 सेक्टरों में बांटा गया है और प्रत्येक सेक्टर में 24 घंटे 2-2 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहेगी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। जो यहाँ आने वालों से अनुरोध यही रहेगा कि रत्नागढ़ में इस बार धारा 144 लगाई गई है। इसमें एक तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेके ना आए। रतनगढ़ मेले पे माता जी के वहाँ जो मेला लगता है उसके 3 दिवसीय मेले के लिए करीबन 3000 का फोर्स जो बाहर से भी प्राप्त होगा, जिले का भी बल है, इसको डिप्लॉय किया जाएगा। जगह जगह पर हर दिशा में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग से पैदल जाने के लिए रोशनी की व्यवस्था की गई है, पीए सिस्टम की व्यवस्था की गई। मंदिर में जहाँ पर दर्शन होने हैं वहाँ पर स्टेप्स बना दिए गए हैं जिससे 4 लाइन में लगातार लोग दर्शन कर सकें। उसके बाद जो आने जाने के रास्ते हैं उनकी भी सभी की माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा और सभी एजेंसियों के द्वारा साफ सफाई कर दी गई है। पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है, फोर्स को रुकने की व्यवस्था है और इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त मार्ग भी बना है। रतनगढ़ में वहीं डिंडोरी जिले के बजाग में कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी रुद्रेश परस्ते की सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उस दौरान दोनों पक्ष की जोरदार भिड़ंत हो गई। दरअसल कांग्रेस की बागी निर्दलीय प्रत्याशी रुद्रेश परस्ते की सभा के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर बीच सभा में प्रवेश किया और लगभग 15-20 मिनट तक जमकर हंगामा मचाते रहे। दोनों पक्षों के बीच जोरदार लाठी डंडे चलने लगे, भिड़ंत हो गई। उसके बाद बजाग पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और निर्दलीय रुद्रेश परस्ते के समर्थक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। चुनावी सभा था और हम लोगों ने
एसडीएम कार्यालय से परमिशन लिया हुआ था। परमिशन में खेल मैदान के पास पंचायत भवन पर उस मैदान का हमारा परमिशन था और उसी सभा स्थल पर उनका भी परमिशन था। उनका 3 से 4 बजे तक था और 4 बजे से 5 बजे तक हमारा था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना सभा करके वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद 4 बजे से 5 बजे के लिए हम लोग अब उसी सभा अपने उस टेंट वाले जो हमारे लिए भी टेंट वहीं लगा था, अपने टेंट पे हम लोग वहाँ पे सब लोग बैठकर सभा करने की तैयारी किए। उसके बाद 15-20 लोग लोकेश पटेरिया कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य उनके साथ काफ़ी लोग आए और आके वहाँ पे अपना झंडा उठाकर और नारेबाजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, अपने डीजे की बहाने हमारे सभा के पास आके डिस्टर्ब करने लगे। आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग चुनाव से घबरा गए हैं। इन लोगों को अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है, तो ये काफ़ी घबराहट में, आनन फानन में ये हमारी सभा रैली को ध्वस्त करने के लिए कानून का तक ख्याल नहीं रख पाए। चुनावी सभा देखिए, बजाग में आज 3 प्रत्याशियों की सभाएं थी और 3 प्रत्याशियों में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की सभा थी जो पंचायत भवन के सामने ग्राउंड है, वहाँ पे उनकी सभा 2 से 3:50 तक थी और उनके द्वारा एक समय पर जब अपनी सभा समाप्त की गई, लेकिन सभा के बाद उनके द्वारा उसी समयावधि में जो अनुमति है उसके बियॉन्ड वो जा कर के जुलूस अपना निकाला। जुलूस भी शांतिपूर्ण तरीके से जब शहर के बाहर चला गया, जो आपके पड़रिया रोड की तरफ, और उसके बाद से 3 बजे से जो निर्दलीय प्रत्याशी श्री रुद्रेश परस्ती जी, उनकी सभा उसी स्थल पर शुरू हुई। तो वापस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वापस आकर के अपने प्रचार वाहन को वहीं पर लगा करके और अब ज़ोर ज़ोर से साउंड करने लग गए और साथ में इनके कार्यकर्ता उनके सभा स्थल पर प्रवेश कर गए। पहले इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत चलती रही और इसके बाद इनके दोनों के बीच में झड़प भी होने लग गई। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए फिर हम लोगों ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को वहाँ से अलग पृथक किया और इसके बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आपस में मारपीट भी की गई है, जो यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च कराया गया है, तो उस पर विधिवत कार्रवाई, समुचित कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बजाग मालूम है कि आज हम लोग का जो है चुनावी प्रचार प्रसार का सभा था बजाग ब्लॉक में। हम लोगों ने शांतिपूर्वक अपनी सभा करने की कोशिश की और हमारा जो टाइमिंग था वो था 4 से 5 का। 4 बजे हम लोग मंच में गए हैं, उसके बाद हम लोग ने अपनी सभा स्टार्ट की है। उस बीच में लोकेश पटेरिया और क्या नाम है इन लड़कों की, कोई एडवोकेट है राजेश मरावी और एक नंदा है, इन लोगों ने आकर के जो है हमारी सभा को खराब करने की कोशिश की। उज्जैन के महाकाल लोक में 200 मूर्तियों के चित्र बनेंगे, जिसके इस्कॉन में भगवान विष्णु के 10वां अवतार बनाकर फाल्गुनी ललित कला केंद्र के 15 विद्यार्थियों ने शुरुआत की है। केंद्र के बच्चों द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों का दृश्य अद्भुत है। वहीं उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है। संध्या आरती में महाकाल को श्रृंगार कर आरती में गर्भगृह में फुलझड़ियां छोड़ी गईं। वहीं महाकाल मंदिर में धनतेरस पर पूजन होगा। 12 नवंबर को सुबह महाकाल के आंगन में सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाएगी, जिसमें 56 भोग लगेंगे। वहीं विदिशा में दीपावली को लेकर आतिशबाजी की दुकानें सज गई हैं। शहर के रामलीला मैदान में आतिशबाजी के लगभग 103 दुकानें लगाई गई हैं। प्रशासन की नजर लगातार पटाखा बाजार पर है और पुलिस प्रशासन का भी इस ओर पूरा ध्यान है। कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए सावधानियां भी बरती जा रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है हमारे हिसाब से कि जो लाइसेंस आवंटित किए जाते हैं वो अभी तक नहीं किए गए हैं। कोरोना खत्म हो गया, व्यापार की क्या स्थिति रहेगी? व्यापार की स्थिति तो रहेगी, लेकिन ये है कि जो लोग शौकीन हैं उनको तो जो है पटाखे चलाने में आनंद आता है, वो तो खरीदने आते ही हैं। उस हिसाब से हम लोग दुकान लगाते हैं। बाकी महंगाई का असर तो पड़ता है। जो लोग जैसे 2000 का 5000 का ले जाते हैं, 1000 रुपये 1200 रुपये 1500 रुपये पे जाते हैं। मैं दुकान कम से कम 10 वर्षों से लगा रहा हूँ। क्या आपको व्यापार में क्या कोई परेशानी आ रही है? नहीं, यहाँ पे परेशानी कोई दिक्कत नहीं है व्यापार में।
पर क्या है, महंगाई की मार थोड़ा ग्राहकी कमजोर है। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? अब प्रशासन की तो अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम नाइट में आएंगे, देखी जाएगी प्रशासन की। अभी वहीं शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र में चिदौल में गुरुवार की देर रात दो पक्षों के बीच पथराव हो गया। बताया गया कि चिदौल क्षेत्र में एक ही समाज के दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसके पहले भी चिदौल क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। गुरुवार की रात विवाद की शुरुआत मुहवाद से हुई और फिर गाली गलौज के बाद दोनों ही पक्षों में पथराव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर फिजिकल थाना पुलिस पहुंची। इसके बावजूद पथराव कर रहे लोग नहीं माने। तत्काल सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस फोर्स को देख पथराव कर रहे लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद बीएसएफ ने मोर्चा संभालते हुए फ्लैग मार्च भी निकाला। वहीं फिजिकल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये फिजिकल थाने की चिनौर एरिया है, जिसमें कि दो पक्ष आपस में ही जो है लड़ गए हैं। यहाँ पे मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग यहाँ पर आते हैं। दोनों में पुरानी कोई रंजिश है इनके दोनों के बीच में। उस रंजिश के कारण ये लोग आज आपस में पथराव किए हैं। पथराव के बाद पुलिस यहाँ पे मौके पहुँची है, कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है। अभी पूरे स्थिति नियंत्रण में है। सभी को हम चिन्हित कर रहे हैं कौन कौन शामिल हैं पथराव में, कौन कौन ये शांति को बिगाड़ने का प्रयास किए हैं। इन सभी को पकड़ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई पकड़ा ही आया है कि सर किसी को पकड़ा? कुछ लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। हम लोग घायल वगैरह कोई घायल भी है? कितने लोग घायल? अभी हम लोग मौके पे हैं। मैं भी अभी मौके पे देख रहा हूँ। कोई घायल है उसको भी खोज रहा हूँ। कोई घायल तो आके रिपोर्ट करे। हमारे गाड़ी में जो है एम्बुलेंस हमारे पास खड़ी है, गाड़ी है। वहीं गोंडवाना प्रत्याशी देव रावण भलावी ने अमरवाड़ा विधानसभा के छिंदी गांव में गोंडवाना के जनपद सदस्य को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कार्यकर्ताओं को कांग्रेस और बीजेपी का चमचा न बनने की हिदायत भी देते नजर आ रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी की बात मत कर भाई। तो जनपद होगा अच्छी बात है, लेकिन जनपद होना बड़ी बात नहीं। गोंडवाना का अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी कारण जीत गए ना, होना बड़ी बात है। जनपद होना बड़ी बात नहीं है। गोंडवाना के लिए कट्टर होना बड़ी बात है। जनपद और जिला पंचायत होना बड़ी बात नहीं है। आज मैं भले विधायक नहीं, भले जनपद नहीं, लेकिन मैं गोंडवाना का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। इसलिए आपसे भी बड़ा कद मेरा है। लेकिन जिस दिन मैं बीजेपी की भाषा बोलने लगूंगा, कांग्रेस की भाषा बोलने लगूंगा, उस दिन ये समाज मुझे जूते मारेगी क्या नहीं? बिल्कुल। आज आपसे मैं निवेदन करता हूँ, पीला गमछा डाल के अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो जो समाज तुम्हें देख रही है, वीडियो में देख रही है, वो समाज तुमको कभी माफ नहीं करेगी। भले ही दादा मरकाम जी भी अगर बीजेपी में चल रहा था, हम नहीं जाते थे, क्योंकि गोंडवाना आंदोलन दादा सुहेल सिंह ताराम और दादा मोतीराम कंगाली का आंदोलन। चलो भैया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पन्ना विधानसभा के अजयगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने विशाल आम सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोधी महेंद्रपाल वर्मा के पक्ष में वोट मांगा। मध्य प्रदेश की जनता पे भरोसा है और हमें समाजवादियों के सिद्धांत और कार्यक्रमों पे भरोसा है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना हो, 27% आरक्षण मिले, तभी सामाजिक न्याय का नारा पूरा होगा। जो फैसले स्वास्थ्य क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में लिए थे, 20 साल के लगभग सरकार होने के बाद भी यहाँ बड़ी संख्या में आबादी अशिक्षित हो, बेरोजगार हो। दिल्ली की सरकार कहती हो कि हम डबल इंजन की सरकार हैं। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का भाषण जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस की वजह से देश की भी प्रोग्रेस हुई है। तो जो ये सपना दिखा रहे हैं कि 13 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से बाहर हो गई है, तो मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोग तो कम से कम गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो पन्ना जिले में भी तो कुछ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे। क्या ये सच बताया जा रहा है? और जिस होटल में प्रधानमंत्री जी ये बड़ी बड़ी बातें गरीबों के लिए कह रहे थे, उस होटल में तड़का दाल 950 रुपए की मिलती है, काली दाल 1000 रुपए की एक प्लेट मिलती है, और अगर गेहूं की रोटी दाल के साथ खाओगे तो कम से कम आपकी जेब से 400 रुपए निकाले जाएंगे। तब
वहीं बठिंडा के गांव कोठागुरु में उस वक्त दहशत का माहौल हो गया जब गुरशरण सिंह नाम का व्यक्ति अपने घर की छत पर चढ़कर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस गोलाबारी में एक नौजवान गुरसंत की मौत हो गई, जबकि गुरसंत सिंह की लाश को उठाने के लिए उसका दोस्त भोला सिंह गया तो गोलाबारी कर रहे गुरशरण सिंह ने उसे भी गोली मार दी, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। इस घटना में से गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन पहुंचा। पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बावजूद गोलीबारी कर रहे गुरशरण सिंह द्वारा लगातार फायरिंग की जाती रही। पुलिस द्वारा पड़ोसियों की छत पर जाकर जब गोलीबारी कर रहे गुरशरण सिंह को घेरने की कोशिश की गई, उस दौरान उसने अपने आप को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से संबंधित जानकारी देते हुए एसएसपी बठिंडा ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते गुरशरण सिंह के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ अदालत में केस किया गया था। फिलहाल इस घटना में दो लोगों का कत्ल हुआ है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं हत्या करने वाले व्यक्ति ने भी खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ 12 ਬੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਾਈਫਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੈਲ ਬਟ ਕਰੀਬ 20-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸ਼ੰਟ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ 20 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼। ਤੇ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ 12 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के मलके गांव में घर के अंदर पटाखे बनाते समय भीषण विस्फोट हो गया, जिसमें मासूम बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक घर में पटाखे बनाने का काम चल रहा था, तभी अचानक वहां रखे पटाखे में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी चपेट में आने से मासूम बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। यहाँ पटाखा बनाते बनाते विस्फोट हो गया। किसके यहाँ हुई है? मुस्तफा के बेटियां हैं, उसके लड़के तो है नहीं। जी जी हाँ, मुस्तफा के घर में ब्लास्ट हुआ कब हुआ? अभी करीब आधा घंटा हाँ, आधा घंटा में 11:30 करीब 12। जी जी। तो घटना में कितने लोग घायल हुए हैं? घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। 4 कहाँ पे उनको भेजा गया है? जो घायलों को कहाँ पे भेजा गया? तो घायलों को अस्पताल भेजा गया झाऊखेड़ा। वहीं गोरखपुर में गुरुवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर जगदीशपुर के पास एक बस में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बस पंचर होने की वजह से सड़क पर ही खड़ी थी। इस हादसे में यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को 5 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इनमें कुछ की हालत बेहद नाजुक है। सूचना पर एसपी सिटी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को भी अलर्ट कर दिया है, जिसके बाद डॉक्टर भी पहुंच गए। गोरखपुर के थाना एम्स के जगदीशपुर चौकी अंतर्गत कल देर रात्रि एक खड़ी बस में डीसीएम द्वारा टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से मौके पर ही 2 लोगों की दुखद रूप से मृत्यु हो गई। उसके बाद में तुरंत जो अन्य घायल थे उनको सदर हॉस्पिटल एवं बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दौरान उपचार 4 अन्य लोगों की भी दुखद मृत्यु इस दौरान हुई, लेकिन 9 लोग जो हैं उनकी स्थिति सामान्य है, तो खतरे से बाहर है। मौके का मुआयना सभी आला अधिकारियों द्वारा किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रास्ते की स्थिति सामान्य है, हाईवे है उसको कल रात्रि ही खुलवा दिया गया था। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।